हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB की नई वैकेंसीज़ के बारे में। एंड आई एम श्योर अगर आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं सारे के सारे और यूट्यूब पे भ्रमण करते रहते हैं तो मुझे पता है वैकेंसीज़ के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि नई पोस्ट निकली है PRT और TGT की। तो उसी का सिलेबस का क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बुक्स क्या है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसमें। ठीक है, बुक्स मतलब ये है कि कोई फिक्स बुक नहीं है, बट मेरी रिकमेंडेशन क्या है या मैं किन बुक्स को थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, और क्या पोस्ट निकली है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट मैं फिर भी आप लोगों को एक बात कहूँगी कि आप लोग टेट मंथन की कम्युनिटी वहाँ पर जाकर के देखें, पोस्ट में जाकर के देखें। मैंने आज सुबह ही वहाँ पर 2 लिंक दिए हैं आपको, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट का लिंक है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो DSSB का जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है वो आपका ओपन हो जाएगा और उसमें आप डिटेल में उसको तसल्ली से बैठ के पढ़िए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। उसको आप पढ़ लेंगे आराम से बैठ करके तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या BEd वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो भर सकते हैं। कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ उसके अंदर मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन किया गया है। बस आप उसको तसल्ली से बैठ के पढ़िए एक बार के लिए। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, देखो DSSB का जो एग्ज़ाम है तो मैंने देखा कई तो ऐसे सिलेबस बता रहे हैं और ऐसे मतलब बता रहे हैं बुक्स की जैसे कि स्टूडेंट्स के सर पे बॉम्ब फेंक रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। DSSB का एग्ज़ाम ऐसा है कि हलवा नहीं है लेकिन हाँ हवा भी नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, हलवा नहीं है बट हवा भी नहीं है। एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, बहुत ही मतलब अगर देखो जो मेहनत नहीं करता उसका तो कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसके लिए ये बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम है। हाँ, अच्छा लेवल आता है एग्ज़ाम का, आना भी चाहिए क्योंकि एक एग्ज़ाम देते ही आपको क्या है नौकरी मिल रही है सीधा। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है तो भाई लेवल तो अच्छा आना ही चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है ना। इसीलिए हम लोग हवा ना बनाते हुए रियलिस्टिक चीज़ों पे बात करेंगे, क्या है कैसे है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग बुक्स वगैरह पे भी बात करेंगे क्या है कैसे है। टोटल पोस्ट आपकी, मैं सिर्फ टीचिंग की बात कर रही हूँ, बाकी पटवारी और काफ़ी चीज़ें पोस्ट और भी हैं। ठीक है, तो 6886 जो है टोटल पोस्ट है आपकी, जिसमें से TGT जो है वो 6258 पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 554 है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की आपकी 74 पोस्ट है। ठीक है, तो अच्छी है वैकेंसीज, बट ये कहूँगी अच्छी मतलब क्या कहेंगे आप, इतने टाइम बाद में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो 25 मई से आप 24 जून तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 100 रुपीज़ फीस है इस फॉर्म की। वुमेंस के लिए वो भी नहीं है, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आप भर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं खुद को कर लेती हूँ हाइड अप एक बार के लिए। देखो अगर मैं बात करूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तो ये आपका PRT का एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आती है इसमें आपके 20 मार्क्स की। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। रीजनिंग आती है आपकी 20 मार्क्स की। न्यूमेरिकल आपका जो अर्थमेटिक आपका मैथ्स आता है वो 20 मार्क्स का आता है। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का। ये आपका एक पेपर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये आपका आ गया 100 मार्क्स का, ये आता है आपका। और 100 मार्क्स का आपका क्या आता है, सब्जेक्ट कंसर्न आता है। और PRT के मामले में सब्जेक्ट कंसर्न कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या पूछा जाता है, टीचिंग मैथोडोलॉजी जो आपकी DED में पढ़ी है आपने, NTT में, JBT में, BEd में जो आपने पढ़ी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मैथोडोलॉजी, CDP, सारा कुछ खिचड़ी बना करके इसमें दे दिया जाता है। ठीक है, जितने भी आप एग्ज़ाम देखते हैं ना, एस्टेट, रीट, उनमें सब में जो पूछा जाता है, जो CDP आपने पढ़ी है, CTET की और सब चीज़ की, वो सारा का सारा खिचड़ी यहाँ पे आपको मिलेगा। सब तरीके की आपकी CDP इसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो टोटल आपका 200 नंबर का आपका पेपर बन जाता है। और यहाँ पे मज़े वाली बात ये है कि पहले ये होता था कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लो, आपकी मेरिट बन गई तो क्या हुआ कि ठीक है चलो आपका काम चल गया। लेकिन यहाँ अभी क्या है कि इस 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है आपको। जो फर्स्ट पार्ट है ना ये वाला, ठीक है, इसमें से 100 में से 40 लाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपके 40 नहीं आएंगे तो आपका ये वाले पेपर में चाहे 100 में से 100 हो, आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सॉरी, खांसी आ गई थी भाई मुझे। ठीक है, तो ये है आपका 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है PRT का आपका। ठीक है, इसमें क्या है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है।
उसके अलावा अगर हम बात करें 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइमिंग होता है। अब आप कहेंगे नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस में तुक्का मारा और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसका मतलब आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको इस जॉब के बाद में सीधा सीधा इस एग्ज़ाम के बाद में सीधा सीधा जॉब मिल रही है आपको। ठीक है, पेपर ऑनलाइन होता है। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका पासिंग मार्क्स रहता है। 40 एक में लाना ज़रूरी है, दूसरे में भी 40 ज़रूर लाना ज़रूरी है आपको, दोनों में ही 40 तो चाहिए आपको, लेकिन इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी फिर भी। ठीक है, आपको अपना टारगेट जो है वो हाई रखना पड़ेगा। 200 में से आपको 130 का टारगेट लेकर के अगर आप चलेंगे तो आप अपने एक सेफ जोन में जा करके खड़े हो जाएंगे। पीआरटी वाले बीएड भर सकते हैं या नहीं, ठीक है, मतलब बीएड वाले पीआरटी भर सकते हैं या नहीं, तो ये बीएड वाले जो है पीआरटी नहीं भर सकते। DSSB में अभी तक इसको लेकर के वो आपको मतलब एक मंजूरी नहीं मिली है। ठीक है, बीएड वाले पीआरटी को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहली स्ट्रेटजी आप लोगों को क्या करनी है, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स, नॉट ओनली टीचिंग एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं DSSB के फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो आपका कॉमन पेपर है जिसमें कि मैथ है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, इसके लिए आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लीजिए, छान मारिए अच्छे से। वहाँ से आपको सिलेबस का भी अंदाज़ा होगा और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका भी अंदाज़ा होगा। तो टीचिंग के मत उठाइए सिर्फ, और टीचिंग के भी उठाते हैं तो सिर्फ पीआरटी के मत उठाइए। ठीक है, मुट्ठी भर पेपर है वो, तो पीआरटी के उठाइए, टीजीटी के उठाइए, पीजीटी के उठाइए, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको सबको आप आराम से देखना है उसको। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी DSSB के पेपर होते हैं, पटवारी हो गया और बाकी सारे जो है, उसके भी पेपर के जो फर्स्ट पेपर है ना आपका, उसमें से मैथ के, रीजनिंग के, इन सब के क्वेश्चंस आपको देखने, क्योंकि घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पेपर को दूसरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेस बनाना है आपको प्रीवियस ईयर को। अब हम चलते हैं बुक्स के ऊपर में। बुक्स क्या है आपकी, अगर मैं बात करूँ मैथ्स के लिए सब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, देखो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको पता है मुझे तो फिलहाल यूट्यूब से भी कुछ नहीं मिलता है ठीक है, क्योंकि आप लोगों की दया से चैनल अभी तक मोनेटाइज है नहीं, तो इसलिए ये कोई भी पेड वो नहीं है, प्रमोशन नहीं है भाई, मुझे आता भी नहीं है करना। तो ये है कि ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक्स हैं ये। ठीक है, रीज़न भी बताऊँगी मैं आपको। तो आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए अगर आप ट्राई करें तो RS अग्रवाल की जो बुक है आपकी, ये अच्छी बुक है आपकी मैथ्स की, RS अग्रवाल की, आप इस बुक को ले सकते हैं। और पहली बात मैं आपको कहूँगी कि आप NCERT जो है ना 10th तक का जो मैथ है उसको आप ज़रूर देखें, ताकि आपका बेसिक्स जो है ना वो क्लियर हो सके। ठीक है, अगर आपका 10th तक का मैथ आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी तब। ठीक है, तो अपना बेस ज़रूर क्लियर करें, वो भी NCERT से क्लियर करो, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर आपको देखना है कि नहीं मुझे तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ही चाहिए, तो भाई DSSB के लिए स्पेशली कोई अच्छी बुक्स नहीं आती है। आप इसमें आप SSC लेवल की जो बुक्स होती है ना उनको आप प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि RS अग्रवाल की आपकी मैथ्स की हो गई। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएगी और अच्छा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने इसका कंटेंट पार्ट भी लगाया है, इसके अंदर नंबर सिस्टम, HCM, LCM, जितना भी आपका DSSB के सिलेबस में है सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से कवर की गई है, संख्या पद्धति और ये सब चीज़ें। ठीक है, हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और मैं कहूँगी अगर आपके पास में पहले कोई बुक रखी हुई है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप कोई बुक मत खरीदना, उसको अच्छे से पढ़ लेना बस। ठीक है, ये सभी बुक्स के लिए मैं हेडिंग ऐड कर देती हूँ अपनी तरफ से कि आपके पास में अगर कोई बुक पहले से रखी हुई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आप उसी से अपनी प्रिपरेशन करना और अच्छे से करना। लेकिन ठीक है, 10 बुक मत पढ़ना, एक बुक को 10 बार पढ़ना। ठीक है अब रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग की सेम आपकी RS अग्रवाल की ये वाली बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो आपके DSSB में पूछे जाते हैं वो इसमें आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आपने इसको कर लिया ना बाई चांस, ठीक है, DSSB के लेवल का भी कर लिया आपने अगर इसको, तो आपके बाकी एग्जाम्स में भी ये हेल्प कर जाएगी आराम से। ठीक है, जिसमें आपका ये सारे के सारे आते हैं, जैसे सीरीज हो गया, कंप्लीशन आपका, एनालॉगी हो गया, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे जो आपको है इसके अंदर में चैप्टर जो है वो आराम से मिल जाते हैं। इंग्लिश की बुक जो है एक बहुत अच्छी बुक है आपकी, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, नकली किताबों से सावधान ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका ऑथर की जो बुक है वो असली वाली बुक लें आप। ठीक है, तो क्या है, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके बुक है आपकी, नीतू सिंह की है ये आपकी,
और ये वाली बुक जो है बहुत अच्छी बुक है। इसकी जो एक बात है जो अच्छी ये है कि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें दी हुई है। ये देखो, जो भी चीज़ें आपकी DSSS में पूछी जाती है, जो ग्रामर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ये कवर कर देता है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्रामर का बेसिक्स आपका बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है, बेसिक से ज़्यादा ही हो जाता है बल्कि। तो आप देख सकते हैं वर्ब है जैसे, ठीक है, उसको अच्छे से किस तरीके से है, फिर उसके बाद में उसका एग्जाम्पल, उसका रूल, उसका एग्जाम्पल, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसके अंदर में मेंशन की होती है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में दी होती है। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा चाहते हैं कि इंग्लिश अगर हम पढ़ें तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में हमें मिल जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि मदर टंग तो हमारी है नहीं। ठीक है, फिर आती है आपकी हिंदी। हिंदी को लेकर के क्या है, आप हिंदी में ग्रामर पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर आती है आपकी, हिंदी व्याकरण आती है। व्याकरण आप चाहें तो आप अपनी NCERT की बुक्स में से जो बेसिक व्याकरण है ना, आप उनको कर लें, क्योंकि देखो समास है, संधि है, सर्वनाम है, ठीक है, उसके अलावा आपके जो मुहावरे हैं वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया में सेम ही मिलेगी आपको। कोई भी हिंदी व्याकरण की स्टैंडर्ड बुक आपके पास में है अगर, तो आप उसको पढ़ लें। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, लूसेंट को आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको सारा जो कंटेंट है वो अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हिंदी व्याकरण के लिए मैं यही कहूँगी आपको कि आप कोई भी आपके पास में स्टैंडर्ड बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमने स्टार्टिंग से पढ़ी भी है। लेकिन इसके मामले में एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है हिंदी के मामले में, कि हमें ये लगता है हिंदी है, हिंदी तो कर लेंगे, हिंदी में क्या जा रहा है, हिंदी की प्रिपरेशन पे हम जोर नहीं देते। लेकिन ये नहीं भूलना है कि हिंदी भी 20 मार्क्स की ही आ रही है। जैसे GK, रीजनिंग, मैथ्स सब 20-20 मार्क्स की आ रही है, हिंदी भी 20 मार्क्स की आ रही है। तो इसको हमें मतलब इग्नोर नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है इसकी भी। ठीक है, GK और GS के मामले में, करंट अफेयर के लिए अगर मैं बात करूँ तो लूसेंट आप ले सकते हैं। लूसेंट की बुक आपको पता है GK के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है और इसके अंदर सारा कंटेंट आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप समय सामयिकी की जो आती है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर करंट अफेयर वगैरह दिया हुआ होता है। ठीक है, बाकी आप न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं। और क्या करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, बस 6 महीने का पिछला 6-7 महीने का जो है ना वो आपको देखना होता है थोड़ा सा। साइकोलॉजी के लिए क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर तो सारी खिचड़ी आती है, साइकोलॉजी, CD, एजुकेशन साइकोलॉजी, जितना भी साइकोलॉजी का पार्ट है वो सब इसके अंदर आता है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, टेट मंथन की यानी कि अपने चैनल की सारी सीटेट वाली वीडियो जो है वो देख मारो आप लोग। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, सीटेट के लेवल का नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ही समझा रखा है मैंने उसमें। रीड के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई है अभी, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीटेट में नहीं पूछे जाते कभी भी। जैसे पर्सनैलिटी का चैप्टर हो गया आपका, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का हो गया आपका, ये सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन रीट में पूछे जाते हैं, एस्टेट में पूछे जाते हैं, DSSS में पूछे जाते हैं। तो रीट वाली जो वीडियो है वो भी आपको सारी देखनी है, ये वाली आपको सारी देखनी है और अपने आप को क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा हिमांशी सिंह जिनका चैनल है लेट्स लर्न करके, उनकी एक शॉर्ट नोट्स की जैसी बुक है, अगर आपको वो पढ़नी है तो आप वो ले सकते हैं। अच्छी बुक है, मैं बिल्कुल कहूँगी कि एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। बट हाँ, उसमें जो आपको मिलेगा वो बेसिक्स मिलेगा थोड़ा सा CDP का, बहुत ज़्यादा वास्ट उसके अंदर सिलेबस नहीं है। बट हाँ, ये है कि आपके जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो आपके कवर हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। और इसके अलावा इन सब के अलावा सबसे मेन बुक आपकी क्या है, जो आपके पास में, जो आपने DLED किया है, BEd किया है, JBT किया है, ठीक है, NIOS की जो बुक है वो सारी की सारी बुक्स जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, DLED की बुक्स के आपकी जो है ना आपको नेट पे मिल जाएगी आराम से, उसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ी सी आंखें फूट जाएंगी आपके पढ़ते पढ़ते, और उनको जब आप देखोगे ना PDFs को तो वो हमेशा कोड में रहते हैं, जैसे कि 502, 504, तो इस तरीके से उनके कोड रहते हैं। DLED की जो बुक्स होती हैं उनके कोड रहते हैं, तो कोड वाइज आपको देखना पड़ेगा कौन सा किसका कोड है। 502 आई थिंक CDP का कोड है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, हो सकता है मुझे नहीं याद हो। ठीक है, तो इनको कोड वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। PDF इनका ईजिली अवेलेबल है, आप लोगों को सबको नेट पर अवेलेबल है। ठीक है, और कुछ बुक्स है जिनका PDF मेरे पास भी है, कोशिश करूँगी मैं शेयर करने का आप लोगों के साथ में, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं जो DSSS को लेकर के आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगी कि आपके पास में ये सारी बुक्स जो है उनका ढेर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। अगर आपके पास में SSC की कोई भी, ठीक है, SSC की आपके पास में कोई भी बुक रखी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपके पास में रीजनिंग की बुक रखी है,
मैथ्स की बुक रखी है, हिंदी की बुक रखी है, इंग्लिश ग्रामर आपके पास में है, तो आप उनके साथ में जा सकते हो, अच्छे से उनसे प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से बुक्स परचेज कर करके लाने की, ठीक है। ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक अच्छा आपका जो बेस है इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर का, वो आपका होना चाहिए, ठीक है। उससे आपका जो है यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में। रीजनिंग में भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। पीआरटी में तो बहुत ही इजी रीजनिंग आती है एक्चुअल में, ठीक है। तभी मैं आपको कह रही हूँ ये पेपर हलवा नहीं है, लेकिन हवा भी नहीं है, ठीक है। हवा भी नहीं है, बहुत बड़ा हवा नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस पेपर को क्लियर करते हैं और आप भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है मेहनत करने की, वो तो हर एग्ज़ाम को करने के लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम पे जब बाहर इतनी नेगेटिव सिचुएशन है, आपके सामने एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है और कि इतनी सारी वैकेंसीज निकली है आप लोगों के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा मोटिवेट होकर के अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। बाहर जाने का ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है ना, तो आराम से बैठ के घर में अपना प्रिपरेशन करो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।